हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, जो कि आपका एक कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का एक सीरीज रहने वाला है। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। और ये आपका स्कोर होगा, सो दैट आप इस पेपर को खुद पेन एंड पेपर लेके अटेम्प्ट करोगे, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ओके। ये कंप्लीट 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में आते पूछे जाते हैं, जो कि टेक्निकल सेक्शन में आपको पूछा जाता है फॉर पेपर 1 ऑफ एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल। तो ये एक फ्री मॉक टेस्ट है, मैं आपके लिए डिजाइन किया और आप ही इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, आप ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ, देन किसने इसको अप्रोच किया मैं इसको उनका भी नाम बता देता हूँ, ठीक है। कंसिडरिंग द प्योर मेटल बीइंग PTC, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस शुड ऑल्सो इंक्रीज। इफ दिस इज टू हैपन, देन in the case of fault there is an always increase in the temperature, so the resistance should be increased and should limit the increasing value of current, say the fault current, and protect the system, but this doesn't happen। मैंने इसको क्वेश्चन मार्क करके वाई करके पूछा था। सबसे पहले मैं बता दूं, दो स्टूडेंट्स हैं, बाबूराव गावंडे और धीरू यादव, इन्होंने काफ़ी अच्छे से अप्रोच किया, आई टोटली अप्रिशिएटेड। हालांकि उनका आंसर एकदम क्लोज टू करेक्ट था, बट मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का भी ट्राई किया है, ओके। तो आप भी चाहते हो कि मैं आपका नाम मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो इस सेशन को कंप्लीट एंड तक देखना है, और इस सेशन के एंड में जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देना है। सबसे पहले दो लोगों का मैं नाम उसमें इंक्लूड करूँगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको पता है जो प्योर मेटल रहते हैं, ठीक है, प्योर मेटल की हम लोग बात करते हैं, वो रहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, क्वेश्चन एक्चुअली मुझे ये कमेंट किया गया था, क्वेश्चन में कमेंट में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीसी वर्सेस पीटीसी का जो सेशन है उसमें, कि अगर हमारा फॉल्ट होता है, ठीक है, तो हमारा तो कंडक्टर तो हम लोग प्योर मेटल के यूज़ करते हैं, तो उस केस में रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर भी बढ़ता है, ओके। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए। रेजिस्टेंस अगर हमारा बढ़ जाता है, आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, मैं काफ़ी डीपली आपको इसको समझा रहा हूँ। रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो आपका करंट ड्रॉप होना चाहिए, और हमें जो प्रोटेक्टिव सिस्टम्स है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा फॉल्ट करंट लिमिट होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता, उसका मैं टेक्निकल रीज़न बता देता हूँ। भले ही हम लोग हमारा प्योर मेटल जो हमारे कंडक्टर रहते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहते हैं, तो हम अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो फिर भी हमारा करंट क्यों बढ़ता है उस केस में, और हमारा शॉर्ट सर्किट क्यों होता है या फिर फॉल्ट करंट क्यों बढ़ता है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन में मान ले तो एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट हो रहा है, कुछ वर्किंग हो रहा है, और यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो फॉल्ट केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस कितना भी आपको ड्रॉप हो या फिर इंक्रीज हो, आपका जो आउटपुट सर्किट में एक फॉल्ट होने के कारण वो करंट का डिमांड करता है, उसको फुलफिल करने के लिए जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जहाँ पे आपको पता है कि करंट ऑलवेज ट्राइज टू फ्लो फ्रॉम अ क्लोज्ड सर्किट पाथ, या फिर आपको पता है कि वो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को वो ट्राई करता है कि उसमें से करंट फ्लो हो। तो होता क्या है इस केस में, जो हमारा आउटपुट मशीनरी है वो करंट को ड्रॉ करने का ट्राई करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। मान लो कितना भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो, उस केस में हमारा क्या होता है कि करंट हमारा इस एंड पे उतना ही रिसीव होता है जहाँ से इतना रिसीव हो, जहाँ से इतना सेंड हो रहा है जो सेंडिंग एंड से, ठीक है। दैट मीन्स हमारा मशीन ऑलवेज ट्राई करता है कि उतना करंट एब्सॉर्ब करे, एक्सट्रैक्ट करे। इससे क्या होता है मैं आपको एक बता देता हूँ। रेजिस्टेंस की आपको प्रॉपर्टी पता है, अगर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है हमारा, उस केस में अगर हमारा करंट उतना ही ड्रॉ हो रहा है, बट अगर हमारा करंट बढ़ जाता है किसी कारणवश, तो आपको पता है I2R लॉस ये हमारा बढ़ जाएगा। इस केस में क्या होगा आपको मैं समझाता हूँ। I2R लॉस मतलब क्या होगा, वो हमारी हीट बढ़ जाएंगी, ठीक है, हीट बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस केस में। तो उस केस में हमारा फॉल्ट भी हो जाता है, ये सारे मशीनरीज डैमेज हो जाते हैं, बट हमारी जो करंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जो एंड पॉइंट में हमारा जो मशीन ऑपरेट हो रहा है, यहाँ जहाँ पे फॉल्ट होता है, वो करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाती है इस केस में। इसी कारण हमारा भले ही हमारा जो कंडक्टर है वो प्योर मेटल क्यों ना हो, ठीक है, प्योर मेटल दैट मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्यों ना हो, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और हमारा करंट कम होगा और हमारा प्रोटेक्टिव सर्किट का भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था इसका डीपेस्ट एक्सप्लेनेशन जितना मैं आपको दे पा रहा हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था बाय द वे। चलिए हम लोग हमारे इस मॉक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं।
देखते हैं हमारा डिटेल सिलेबस ऑफ एसएससी जेईई पेपर 1। ये सेशन, ये जो सिलेबस है, मैंने डिटेल सिलेबस मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया। एक पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी दिनों पहले मैंने वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया, वहाँ पे आप ज्वाइन करके देख सकते हो। ओके, तो आपको मैं बता दूँ, आपके कॉपी पे एक पेन पेपर लेके कुछ इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन 1 to 10 लिखना है और यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स और करेक्ट आंसर भी यहाँ पे आपको मार्क करना है। सो बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट आपको क्या करना होगा कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, क्योंकि ये सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में से उस एंड के जो आपका रिस्पांस आएगा उसमें से आपको कितना आपको स्कोर किया वो आपको क्रॉस चेक करना है, और आपने कितने करेक्टली एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया विद इन अ टाइम फ्रेम। इसमें हम लोग 10 सेकंड्स का टाइमर भी इसमें देखने वाला है, लगाने वाला है। ओके, सो दैट आप इसको क्विकली अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने ये बना लिया होगा, काफ़ी बेसिक्स है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मैं बता सकूँ, और सारी चीज़ें आप ही के लिए, आप ही का सिलेक्शन के लिए मैं सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो और सेशन को ध्यान से देख के आपका सिलेक्शन आप सिक्योर कर सको। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें टाइम भी लगाने वाला हूँ, आप लोगों को ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चेक द करेक्ट रिलेशन। इसमें से करेक्ट रिलेशन आपको करेक्ट मार्क करना है। ओके, इसके लिए मैं 10 सेकंड्स का टाइमर लगा देता हूँ। पोटेंशियल इक्वल्स टू चार्ज बाय कैपेसिटी, चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल बाय कैपेसिटी, या फिर कैपेसिटी। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है, आपकी कॉपी पे लिखना है। ओके, सो दैट आप इसको एनालाइज कर सको। तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू चार्ज बाय कैपेसिटी। हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू वी। ओके, वी क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल हो गया, सी क्या हो गया हमारा, कैपेसिटी, दैट मीन्स हमारा कैपेसिटेंस, क्यू क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा चार्ज। ओके, आई होप आप, ये कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सेशंस में भी लिया, बट फिर स्टिल मैं आपको लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आप इस टाइप के जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है आप इसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था पोटेंशियल इज इक्वल्स टू चार्ज बाय कैपेसिटी। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 cells are connected in series in a row, and then 4 such rows are connected in parallel to feed the current to a resistive load of 1.25 ohms. Each cell has a EMF of 1.5 volts with the internal resistance of 0.2 ohms. The current flowing through the load will be. ओके, ये भी क्वेश्चन हमने आई गेस डिस्कस कर लिया, बट लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। देखिए 5 सेल अगर हमारे सीरीज में, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बताए 5 सेल्स, अगर आपको पता है नॉर्मल एक सेल है हमारा, ठीक है, 1.5 वोल्ट का, अगर हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। इसके आउटपुट में अगर हम लोग मेजर करेंगे तो आउटपुट में मिलेगा हमारे पास 3 वोल्ट। इसी केस में हमारे पास 5 ऐसे सेल है जो सीरीज में कनेक्टेड, इसका ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो 5 × 1.5 अगर करते हैं तो हमारा एक स्टैक का कितना वोल्टेज मिलेगा, वो मिलेगा हमें 7.5 वोल्ट्स का। करेक्ट, इतना आ गया आपके पास। और इस केस में हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा, ठीक है, सीरीज में हो जाएगा हमारा 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 × 5 विच विल बी 1 ओम्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ऐसे 4 रो है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है ईच सच 4 such rows are connected in a parallel to feed a current to a resistive load of 1.25 ओम्स के रेजिस्टिव लोड को हमें ये फीड करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन 4 rows are connected in a parallel the total EMF remains the same। उतना जितना हमारा EMF 7.5 वोल्ट आया था वो हमारा सेम रहेगा इस केस में। ओके, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, क्योंकि हमने 4 ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाए, ठीक है, जिसका आउटपुट कितना है 7.5 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.25 ओम्स। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अगर इस केस में हमारा लोड रेजिस्टेंस अगर 1.25 ओम्स है तो हमारे पास करंट कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए मैं अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी है। ओके, इसलिए मैं इसके लिए आपके लिए टाइमर नहीं लगाया, मैं आपको समझा के बता रहा हूँ। ओके, 0.25 ओम्स। ओके, तो इस केस में हमारा करंट कितना आ जाएगा, वोल्टेज कितना है 7.5 वोल्ट, तो हमारा करंट आ जाएगा 7.5 वोल्ट्स। ओके, हमारा रेजिस्टेंस कितना है 0.25, ठीक है, इस चारों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का, प्लस हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना है 1.25। तो इसको अगर आप क्या सॉल्व कर लेते हो तो यू विल गेट 5 एम्पियर्स एज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विच इज 5 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें से आपको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया था, सेशन हमने लिया था एनटीसी वर्सेस पीटीसी पे, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ओके, तो आपके लिए मैं टाइमर शुरू कर देता हूँ 10 सेकंड्स का, आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, इन 4 ऑप्शन में से टंगस्टन, कार्बन, मर्क्यूरी, डायनामाइट में से आपको करेक्ट आंसर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मार्क करना है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विच इज़ कार्बन। ओके, कार्बन जो है हमारा ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीसी का ग्राफ, जो ब्लू कलर का ही ग्राफ है, ये है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारे प्योर मेटल रहते हैं, कॉपर, सिल्वर जैसे हो गए। नेगेटिव टेम्परेचर क्या रहते हैं? हमारे सेमीकंडक्टर, कार्बन, जर्मेनियम और इंसुलेटर्स भी हमारे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहते हैं। और जो हमारे जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहते हैं वो हमारे मैग्नीट और कांस्टेंट आयन, ये भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ओके, और थर्मिस्टर की बात करें तो वो पॉजिटिव भी रहते हैं और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी रहते हैं, बट हम लोग जनरली नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ, इट्स कंडक्टेंस विल बी। इसका करेक्ट आंसर मुझे आपको मार्क करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो मैं इसका टाइमर लगा देता हूँ 10 सेकंड्स के लिए। ओके, अगर हमारा कंडक्टर का लेंथ हाफ हो जाता है तो उसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना है। ठीक है, तो आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। लेंथ अगर हाफ हो जाता है तो हमारा जो कंडक्टेंस है वो डबल हो जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। अगर हमारा लेंथ हाफ हो जाता है तो हमारा आर क्या हो जाएगा, 1/2। इसी केस में हमारा जो कंडक्टेंस पे क्या इसका इफेक्ट आ जाएगा, वो हमारा डबल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इज, सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस सेशन में 25 क्वेश्चन आपके लिए करा सकूँ, क्योंकि वो इजी भी हो जाता है आपके लिए, और विद इन 100 क्वेश्चन अगर एक सेशन में कराने का रहा तो काफ़ी लंबा सेशन हो जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इक्वल्स unequal resistance are first connected in series and then connected in parallel. What is the ratio of maximum to minimum resistance? ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस अगर हमारे पास हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया, देन उसी को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो हमारा जो मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या रहेगा, ये आपको करेक्ट आंसर, ये आपको इसका बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। ठीक है, तो मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइमर बता देता हूँ अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो। हालांकि इसको 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है, बट फिर भी आप इसको अप्रोच करके देखिएगा। ओके, सो आई स्टार्ट द टाइमर। n 1/n² n² या फिर 1/n, आपको इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है n²। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये सारे आप आंसर जो है आपके आप मार्क करके चलिएगा आपकी कॉपी पे, सो दैट आपको इसको एंड में एनालाइज कर सको। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ, n इक्वल रेजिस्टेंस अगर हम लोग फर्स्टली सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सीरीज इक्वेशन में क्या हो, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम लोग एडिशन करते हैं R1 + R2 + R3 प्लस डैश 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 nth टर्म तक। ठीक है, और अगर हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/RP, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच इज़ 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस nth टर्म तक। ओके, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 1/RP क्या हो जाएगा, n/R, क्योंकि nth टर्म तक हम लोग जा रहे हैं ना। ओके, तो n/R हो जाएगा इस केस में। और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज में हम लोग इसको RS लिख लेते हैं, हो जाएगा हमारा n/R। ठीक है, इसी का हमको ये निकाला है मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग मैक्सिमम किस में रहता है, सीरीज में रहेगा। ओके, तो हम लोग मैक्सिमम बाय मिनिमम लिख लेते हैं, तो विच विल बी इक्वल्स टू RS/RP विल बी इक्वल्स टू NR/R/N। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल, तो n² विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्किट कंटेनिंग टू अनइक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इस चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। अगर एक सर्किट में दो अनइक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट रहेगा। ओके, तो मैं आपको टाइमर शुरू कर देता हूँ, आपको इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, देखिए मैं टाइमर 10 सेकंड्स का इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आपको टेक्निकल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। ओके, तो अब आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस द बोथ रेजिस्टेंस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास दो अनइक्वल रेजिस्टेंस है, ये अगर हो गया 1 ओम्स का और ये हो गया हमारा 2 ओम्स का, ये पैरेलल में कनेक्टेड, तो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज रहेगा वो सेम ही रहेगा। ये इसका करेक्ट आंसर था। काफ़ी आसान सा सवाल था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मॉक टेस्ट आपको समझ में आ रहा होगा और काफ़ी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होंगी। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज क्या होता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 10 सेकंड्स के अंदर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ओके, स्मॉलर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, या फिर स्मॉलर देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। मान लो आपके पास एक 5 ओम का है, ठीक है, एक 3 ओम्स का है, एक 11 ओम्स का है, ओके, एक मान लो 10 ओम्स का है। ओके, तो आप इसका एडिशन करोगे, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 12 19 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 29। दैट मीन्स 29 ओम्स अगर हम लोग सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा जो हमारा लार्जेस्ट रेजिस्टेंस विच इज़ 11 ओम्स, इससे ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, जो कि लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस, इसका करेक्ट आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है 10 सेकंड्स के अंदर। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल दैट मीन्स इनवर्स। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने करेक्ट आंसर इसका मार्क किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। मैंने अभी रिसेंटली हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे एक सेशन अपलोड किया व्हाट इफ करके, जैसे जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और ये बाकी सारे टर्मिनोलॉजीज भी 10 मिनट्स के सेशन में एक्सप्लेन की। यहाँ पे आई बटन पे आप उसको क्लिक करके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहले आप इसको करेक्ट आंसर मार्क करिएगा। ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। मैं 10 सेकंड्स के अंदर का आपको टाइमर शुरू कर देता हूँ। देखिए मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स भी। ठीक है, ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस या फिर कंडक्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं? एक्स से। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो जैसे अभी हमने देखा, ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। ओके, तो अभी हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। क्विकली मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ सो दैट आप इसको ध्यान में रख सको। जैसे इम्पीडेंस को हम लोग लिखते हैं Z इज इक्वल टू R प्लस माइनस जे एक्सएल या फिर XC। ओके, अगर प्लस है तो हम लोग लिखते हैं XL, माइनस है तो हम लोग लिखते हैं XC। ठीक है, यहाँ पे XL XC क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिएक्टेंस। ओके, जिसको हम लोग लिखते हैं X से, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। करेक्ट, इसी के अपोजिट में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे Z है तो एडमिटेंस को हम लोग लिखते हैं, Z को हम लोग क्या लिखे? इम्पीडेंस। ओके, इसे हम लोग लिखते हैं Y इज इक्वल टू एडमिटेंस। ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखने के, इसी टाइप के एक पर्टिकुलर एमसीक्यूज आपको कोई एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और मेरा यही एक्सपीरियंस रह चुका है अभी तक कि आपको मैं जो भी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ वही टाइप के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो ध्यान से देखा करिएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? G प्लस माइनस जे बी एल बाय बी सी। ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं? बी एल, बी सी को क्या हम लोग क्या कहते हैं? ससेप्टेंस। ओके, ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ रिएक्टेंस, जो हमने x लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे x लिखा ये टर्म्स हमने, वैसे ही हमारी ये होगी हमारी ससेप्टेंस। बस इस केस में अगर आपको ध्यान में रखना होगा, हम लोग पॉजिटिव कब लिखते हैं? ओके, पॉजिटिव तब लिखते हैं हमारा एक्सएल हो तो। ठीक है, पर इस केस में जो bl रहता है हमारा वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जो bc है हमारा, इस केस में हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। g क्या हो गया? g हो गया हमारा कंडक्टेंस। आई होप आपको ये सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट एंड 250 वोल्ट्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस अ 500 वोल्ट, देन इन दो चार ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी बार कराए। रिसेंटली आपके मैंने लैम्प बेस्ड एमसीक्यू सीरीज का जो सेशन है जो हमने चैनल पे अपलोड किया है, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस एक ही सेशन में हमने अपलोड करा दिया, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखिए मैं 10 सेकंड्स का टाइमर फिर भी आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। ओके, नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये सेशन में आपको सारी चीज़ें समझाने भी वाला हो। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, दोनों भी बल्ब जो है हमारे फ्यूज़ हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर हम लोग R1 निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा V/P। ओके, V²/P, क्योंकि हमको पता है P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, V²/R, करेक्ट। या फिर हम लोग पावर लॉस को ऐसे भी लिखते हैं I²R, ये दोनों भी हमारे पास फॉर्मूलेज है। ओके, तो V²/P हम लोग लिखते थे, तो हमारे पास वोल्टेज कितना है 250 × 250 अपॉन पावर कितना है हमारे पास, पावर है हमारे पास 100 वाट। फर्स्ट बल्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा R1 क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा हमारा 625 ओम्स। ओके, सिमिलरली हम लोग अगर R2 निकाल लेते तो V²/P विच विल बी इक्वल टू 500 सेकंड का कितना वोल्टेज है, ठीक है। हमने पैरेलल 500 वोल्टेज के अक्रॉस में लगा दिया है उसको, ठीक है। अभी इस केस में हम लोग सबसे पहले तो पावर डिसिपेशन निकाल लेते हैं, जो कि हमारा कितना पावर डिसिपेट होगा इस केस में। ओके, तो पावर डिसिपेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, V²/R, करेक्ट। तो V² कितना है हमारा, अगर हम लोग 500 वोल्टेज के लाइन में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो 500 × 500/R कितना है हमारा, R कितना है हमारा 625, ठीक है। तो इस केस में हमारा पावर कितना आएगा 400 वाट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ये रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे जो 100 वाट का बल्ब है वो भी हमारा ब्लो आउट हो जाएगा, और 200 वाट का जो भी हमारा बल्ब है, ओके, ये मैं आपको मेंशन करके रख रहा हूँ यहाँ पे येलो कलर से मार्क करके, 100 वाट और 200 वाट का जो हमारा बल्ब है दोनों भी फ्यूज अप हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है वो हमारा आया 400 वाट। ओके, तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बल्ब विल बी फ्यूज्ड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने उस सेशन में ऑलरेडी किए, तो प्लीज़ आप इस सेशन को जाके देखिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द केस ऑफ इंडक्टर द वोल्टेज लैग्स द करंट बाय π/2 या फिर लीड्स द करंट बाय π/2। तो आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना है। 10 सेकंड्स का आपके लिए टाइमर शुरू करता है, और 10 सेकंड के अंदर इसको आंसर आपने मार्क करना है। काफ़ी आसान सा सवाल है। ओके, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस को लेके अप्रोच करना है इस सेशंस को। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2। π/2 का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज हमारा, और इस केस में आ जाएगा हमारा करंट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर C एंड C कनेक्टेड इन सीरीज विल बी। इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन में से पढ़ के आप उसको मार्क करना है। मैं 10 सेकंड्स का आपके लिए टाइमर शुरू कर रहा हूँ। ओके, ये आप ही के लिए मॉक टेस्ट है, इसलिए आप खुद आपको इसको अप्रोच करना है आपके दिमाग पे प्रेशर देके। ओके, तो आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग 2 पैरेलल कैपेसिटर्स हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अगर हम लोग 2 कैपेसिटर्स हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इक्विवेलेंट क्या आता है, C इक्विवेलेंट क्या आ जाता है 1/C1 + 1/C2। ओके, तो अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि अगर हमारे कैपेसिटेंस मान लो ये C1 और C2 है, और अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। और अगर हमारा ये दोनों भी कैपेसिटेंस मान लो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम लोग उसका C1 + C2 इसका एडिशन करते हैं। जस्ट हमारी इस केस में कैपेसिटर और रेजिस्टर का जो अपोजिट केसेस है, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस है तो हम लोग उसको ऐड करते हैं, और कैपेसिटर अगर पैरेलल में तो जो हम उसको ऐड करते हैं। ये आपको एनालॉजी ध्यान में रखनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द अलॉय यूज टू मेक वायर बाउंड रेजिस्टेंस इज। हम लोग कौन सा अलॉय यूज करते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। इसका करेक्ट आंसर मुझे आपको मार्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो आप अपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होंगे आपके नोटबुक में भी और कमेंट बॉक्स में भी।
तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाइक्रोम। हम लोग नाइक्रोम यूज़ करते हैं वायर वाउंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज स्लाइटली मोर देन 1 इट इज कॉल्ड अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फिर नन ऑफ दिस। जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली मोर रहती है, स्लाइटली ज़्यादा रहती है एक से, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 10 सेकंड्स का टाइमर अभी भी लगा देता हूँ, आपको उसका करेक्ट आंसर मार्क करना है। ओके, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसएससी जेई के पेपर 1 में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप अपने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं, जिसका मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी मटेरियल का स्लाइटली मोर देन 1 रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, आपके रेफरेंस के लिए मैं कुछ आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसका हमारे पास एग्जाम्पल है बिस्मुथ। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हमारे पास है एग्जाम्पल प्लेटिनम। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हमारे पास है आयन। अभी हम लोग देख लेते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव अ कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी विच इज स्लाइटली लेस देन 1। ये आपको ध्यान में रखना होगा, स्लाइटली लेस देन 1। अगर ऐसा रहता है तो वो रहता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कब रहता है? स्लाइटली ग्रेटर देन 1। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, फेरोमैग्नेटिक का मीनिंग रहता है जो जहाँ पे हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी रहती है ग्रेटर देन 1 लाख। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। डायमैग्नेटिक स्लाइटली लेस देन 1, पैरामैग्नेटिक स्लाइटली ग्रेटर देन 1 एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्लाइटली या फिर मोर देन ग्रेटर देन 1 लाख। ओके, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी फार मोर रहती है देन 1 लाख। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। ये है इसका आयन, प्लेटिनम और बिस्मुथ, इसके एग्जाम्पल्स ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच इज व्हाट। देखिए 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, मैं टाइमर लगा देता हूँ। 10 सेकंड्स में इसको आंसर करना है आपको, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है। ओके, मैंने काफ़ी बार भी बढ़ा चुका और क्योंकि यही इस टाइप के अलग अलग वेरिएशन में आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे स्पेशली लेके आया हूँ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच का यूनिट क्या होता है? वो होता है एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग क्या लिखते हैं? एच को क्या लिखते हैं? एच इज इक्वल टू NI/L। ओके, यहाँ पे एम्पियर टर्न्स पर लेंथ मतलब हो गया मीटर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जहाँ से हम लोग एच से डिनोट करते हैं उसका यूनिट क्या हो गया? एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और आसान सा सवाल है। इन द फॉलोइंग सर्किट शोन बिलो द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L1 विल बिकम डैश। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको टाइमर लगाने से पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ सो दैट आप इसको अप्रोच कर सको। यहाँ पे जो हमारा L1 गिवन है 9 हेनरी का, इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है 3 हेनरी का। ओके, तो आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना है। चलिए मैं टाइमर लगा देता हूँ। ठीक है, 10 सेकंड्स का टाइमर है, आपको जल्दी से जल्दी आपकी कॉपी में भी मार्क करना है और बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको कैलकुलेट करना है। ओके, और अगर आप कमेंट करते हो कि आपके कितने में से कितने करेक्ट आए थे, वो भी आई टोटली अप्रिशिएट इट। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, इस केस में यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो कॉइल सीरीज में रहती है वो एडिटिव रहती है और इंडक्टेंस ऑफ L1 विल बी, ये जो 3 हेनरी का इसमें ऐड हो जाएगा, 9 + 3 विल बी 12 हेनरी। ओके, ध्यान में रखिएगा। हम लोग उसको क्या लिखेंगे? L = L1 = L1 + M। ओके, ध्यान में रखना होगा। या फिर अगर हम लोग टोटल इंडक्टेंस अगर लिखते हैं तो L1 + L2 ± M लिखते हैं। ओके, अगर हमारा प्लस है तो हमारे उस केस में क्या होता है? एडिटिव फ्लक्सेस रहते हैं, और अगर माइनस है तो हमारे पास सब्सट्रैक्टिव फ्लक्सेस रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप डॉट मार्किंग देखते हैं, एडिटिव डॉट मार्किंग्स यहाँ पे गिवन है। ओके, तो इसके लिए इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस हो जाएगा 12 हेनरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन करंट इन RL सीरीज सर्किट इज कांस्टेंट अज्यूम I, देन आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है। वोल्टेज अक्रॉस R इज 0, वोल्टेज अक्रॉस L इज 0, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इज 0, या फिर वोल्टेज अक्रॉस L इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर मार्क करो। आपके पास 10 सेकंड्स है इसको आंसर करने के लिए। ओके, तो चलिए मैं बता देता हूँ। जहाँ पे हमारा करंट RL सर्किट में कांस्टेंट होता है, ठीक है, RL सर्किट दैट मीन्स हमारे पास एक रजिस्टर है और हमारे पास एक इंडक्टर है। इस केस में अगर हमारा जो करंट है I ये कांस्टेंट है, तो जो वोल्टेज अक्रॉस L रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज व्हाट।
यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। 10 सेकंड्स के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर भी आपको इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, काफ़ी आसान से सवाल है, बट स्टिल मैं आपकी प्रैक्टिस करा के ले रहा हूँ अलग अलग डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज के, सो दैट आप पेपर 1 में काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सको। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ओम मीटर्स में। ठीक है, ओम पर मीटर, ये आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, काफ़ी बार मैं बताता हूँ, ओम मीटर्स, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग ओम मीटर्स में मेजर करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The incandescent bulb rated capacity respectively as P1 and P2 operation at specified main voltage are connected in series across the mains as shown in the figure below. The total power supplied by the mains to the two bulbs, इसको हमारे पास टू बल्ब्स को कितना पावर सप्लाई होगा, ये आपको इसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, ये भी सेशन हमने जो यहाँ पे लैम्प्स का जो सेशन है उसमें लिया था, उसमें भी मैंने आपको ये फॉर्मूलाज बताए थे। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा। 10 सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, काफ़ी सिंपल सा आंसर है। ओके, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर दो सीरीज़ में है, अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट रिप्लेस भी कर लेते हो तो इसका कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसके जो बल्ब्स है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इज नथिंग बट अ सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड टुगेदर। ओके, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, वन इन टर्मिनल अनदर टर्मिनल्स को कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। इन द फिगर ए, इन द फॉलोइंग फिगर द ए इंडिकेट्स, यहाँ पे ए जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, 10 सेकंड्स है आपके पास, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए मुझे। ओके, ये जो लाइन्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, करंट लाइन, मैग्नेटिक लाइन्स, फ्लक्स लाइन्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स। ओके, तो देखते हैं हम, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक लाइन्स। ओके, ये जो डैश डॉटेड लाइन्स है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लाइन्स। यहाँ पे फ्लक्स लाइन्स भी थी, पर ध्यान में रखना होगा इसका मैग्नेटिक लाइन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। 10 सेकंड्स के अंदर आपको सॉल्व करना है इसको, काफ़ी आसान से सवाल लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। ओके, तो उसका हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा है हमें, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 5/A। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, इस प्लेन में कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, B इक्वल्स टू 5/A, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का इसका फॉर्मूला है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी इन यूनिट्स कंज्यूम बाय हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट बाय ऑपरेटिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 आवर्स विल बी। 2 घंटे के लिए अगर हम लोग 1000 वाट का एक एनर्जी कंज्यूम करते हैं एक हीटर का, ठीक है, तो हम लोग कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय द वे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हमको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, सिंपल है काफ़ी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 यूनिट्स, क्योंकि हम लोग एनर्जी को क्या लिखते हैं, हमने कितना पावर कंज्यूम किया कितने टाइम में, वाट इंटू टाइम। ओके, कितना वाटेज है 1000 वाट, टाइम कितना 2 आवर्स। ठीक है, यूनिट कितना होता है, एक यूनिट को हम लोग कहते हैं कितना किलोवाट आवर, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट। वाट आवर हमारे का यूनिट रहता है। ठीक है, 1000 वाट आवर, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू, आपके पास 10 सेकेंड्स इसको आंसर करने के लिए, नॉन लीनियर नेटवर्क, लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क या फिर लीनियर बायलैटरल नेटवर्क के लिए। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, देखने के लिए काफ़ी इजी लगता है, बट आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली कन्फ्यूज करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सुपरपोजिशन नेटवर्क कैन बी थ्योरम अप्लाइड टू लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको कुछ नेटवर्क के टाइप्स बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट है हमारे पास लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क हम लोग ध्यान से समझ के चलिएगा, सारे मैं नेटवर्क के टाइप्स आपको कवर करा रहा हूँ। A circuit or network whose parameter elements like resistance, inductance or capacitance are always constant irrespective of their change in time, voltage, temperature, it is known as linear network. Okay, जिस हमारे सर्किट में रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस और कैपेसिटेंस जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज, यहाँ पे कितना भी टाइम चेंज हो, वोल्टेज चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, वो उसके पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं, उसी को नेटवर्क को हम लोग कहते हैं लीनियर नेटवर्क। ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू द सच नेटवर्क, इस लीनियर नेटवर्क में हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। Okay, the mathematical equation of such network can be obtained by using law of superposition. लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग इससे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स इसके निकाल सकते हैं। देन हमारे पास आता है नॉन लीनियर नेटवर्क, सर्किट हुज पैरामीटर चेंजेस विद देयर वैल्यू विद चेंज इन टाइम, टेम्परेचर या फिर वोल्टेज। अगर आपका वोल्टेज चेंज होता है तो उस सर्किट का
उस कंपोनेंट का अगर आपका पैरामीटर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, वोल्टेज के साथ, उसके हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। इतना ही आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देन हमारे पास बायलैटरल नेटवर्क, सर्किट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेव वेरी सेम irrespective ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ बायलैटरल नेटवर्क। नेटवर्क कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस इज गुड एग्जांपल ऑफ बायलैटरल नेटवर्क। हमारे पास एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, करंट यहाँ से जाओ या फिर यहाँ से जाओ, करंट का कोई हमारे सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसी को हम लोग कह सकते हैं बायलैटरल नेटवर्क। यही हमें स्टेटमेंट में गिवन है, अ सर्किट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर इज सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हमारा उसका जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, या फिर इस साइड में जा रहा है या फिर उसका इनवर्ट जा रहा है, आउटवर्ट जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल नेटवर्क। देन हमारे पास आता है यूनिलैटरल नेटवर्क। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, सर्किट हुज ऑपरेशन बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू वेरियस एलिमेंट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल नेटवर्क। जिस सर्किट का बिहेवियर जो है वो आपका चेंज होता है रिस्पेक्ट टू द करंट, जिस टाइप का आपका करंट फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका पैरामीटर चेंज हो रहा होगा तो उसमें हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल नेटवर्क। सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ डायोड विच अलाउज फ्लो ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल नेटवर्क। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने मेंशन कर दिया, ये हमारा डायोड है, इस केस में अगर फॉरवर्ड बायस है तभी जाके हमारा करंट फ्लो होगा, बट करंट इस तरीके से आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा करंट हमारा फ्लो नहीं होगा क्योंकि रिवर्स बायस में करंट है, हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं यूनिलैटरल नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या आता है, वो आता है एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, अ सर्किट विच कंटेन्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एन एनर्जी सोर्स इच मे बी अ वोल्टेज और करंट सोर्स। एक्टिव नेटवर्क में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स या फिर हमारे पास करंट सोर्स रहता है, इतना ही आपको ध्यान में रखना होगा। पैसिव नेटवर्क में यहाँ पे हमारे पास कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं रहता, उसी को हम लोग कहते हैं पैसिव नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क इन विच ऑल द नेटवर्क एलिमेंट आर फिजिकली सेपरेबल आर कॉल्ड एज लम्प्ड नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर आप एक पर्टिकुलर सर्किट को रिमूव कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं लम्प्ड नेटवर्क। और नेक्स्ट हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नेटवर्क इन विच द सर्किट एलिमेंट लाइक रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेबल फॉर एनालिसिस पर्पस, इसी को इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जिसमें हम लोग सर्किट एलिमेंट्स को निकाल नहीं सकते, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस सच नेटवर्क इज अ ट्रांसमिशन लाइन, वेयर एज रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड कैन नॉट बी शोन एज अ सेपरेट एलिमेंट वेयर द सर्किट, ठीक है। आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन में आप, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इट इज़ नथिंग बट एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस होता है, और यहाँ पे ग्राउंड कैपेसिटेंस का भी इफेक्ट रहता है। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक यही स्टेटमेंट में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में ये होता है, इट इज, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो आई होप आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आओगे। देखिए हमने पहले क्या देखा था, हमने लीनियर, नॉन लीनियर, बायलैटरल, यूनिलैटरल, देन हमने देखा एक्टिव, पैसिव, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द सेशन बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन डायनामोमीटर वैटमीटर द मूविंग कॉइल इज द, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था, हालांकि मैं अभी इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करके बता देता हूँ, ठीक है। डायनामोमीटर वैटमीटर में हमारी जो मूविंग कॉइल रहती है वो क्या रहती है, आपको 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ मैं, आपको उसका मार्क करना है, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और आपके कॉपी पे भी लिखना है, ओके। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, पोटेंशियल कॉइल। जो हमारा मूविंग कॉइल रहता है वो रहता है हमारा पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। ये जो हमारा मूविंग कॉइल है, ये हमारा स्केल है यहाँ पे, ये इट इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल कॉइल। आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, ठीक है, ये ऐसा लाइन आ रहा है, अगर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट अ, ठीक है, एक कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है टू द वोल्टेज सोर्स यहाँ पे, ओके। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कॉइल, ओके। ये हो गया हमारा पोटेंशियल कॉइल, यही हमारा मूवेबल कॉइल है जिससे हम लोग रीडिंग्स चेक करते हैं, ओके। दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल कॉइल। डायनामोमीटर टाइप वैटमीटर, ये वैटमीटर का इंटरनल सर्किट है, ओके। तो आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आओगे और आपने 100% इसको करेक्टली मार्क किए होगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफर्ड फॉर अ टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के लिए हम लोग कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, इसका करेक्ट आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो आपको इस सेशन समझ में आएगा, इस सेशन को आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू साथ साथ कोचिफाई को आपको सब्सक्राइब करना है और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल कोचिफाई_ऑफिशियल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को ज्वाइन करना है। आपको सारे पीडीएफ आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पे मिल जाएंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।